लम्ब से जन्म। राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 50 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। मामा जल्दी से रेडी हो रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मीरब को होश आ गया। शामिर घर में दाखिल हुआ तो खुशी से अपनी मामा को गोल गोल घुमा रहा था। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। इसकी प्यारी बहन मौत को हाथ लगाकर जिंदगी की तरफ लौटी थी। उसे रुमान शाह का फोन आया था। वो थाने से भागता हुआ घर आया था। घर पर फोन आ चुका था। मुझे पता चल गया है, मैं गिर जाऊंगी। शामिर की मां मुस्कुराते हुए शामिर को घुमाने से रोक रही थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। मलिक जुबैर अपने बेटे के गले मिलते हुए खुशी से रो पड़े थे। हर आंख अश्कबार थी। मिरहा अपने भतीजे को गले लगाए हुए खुशी से रो रही थी। शामिर ने आगे बढ़कर मिरहा को गले लगाया। पागल, अब रोने की जरूरत नहीं है, खुशियां लौट आई, हमारी मीरब ठीक हो गई है। गोलू मोलू, तुम्हारी मामा ठीक होगी। आज फाइनली तुम अपने मामा और पापा से मिलोगे। शाहमीर ने अपनी बहन के बेटे को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से इसका माथा चूमते हुए प्यार से कहा, जल्दी करो जल्दी। शामिर ने घर में आते ही हलचल मचा दी थी। सब लोग जिस हालत में खड़े थे इसी तरह से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। आखिर खुशियों का वक्त आ गया था। बहुत तवील थे ये 2 महीने जो सालों की तरह गुजरे थे। वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। शाह, क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है। मीरब को पूरी तरह से होश आ चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद रुमान शाह बेख्तियार मीरब के लबों पर झुकने लगा था। मीरब शर्म से लाल हुई थी क्योंकि यह हॉस्पिटल था और वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। मगर उसका शाह तो खुशी से बेकाबू सा हो गया था। वो अपनी खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था कि इस वक्त इसका दिल क्या महसूस कर रहा है। उसे लग रहा था कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, हर तरफ रौनक ही रौनक की है। मीरब की आंखें खोलते ही बहारों का समा था। हर तरफ फूल खिले हुए थे, हर तरफ रोशनी हो चुकी थी। गम के बादल छट चुके थे। रुमान शाह का वीरान दिल खुशियों से आबाद हो चुका था। इसकी जान होश में आ चुकी थी। रुमान शाह के लबों से मुस्कुराहट तो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर पूरी तरह से ओके का साइन देकर गए थे। बस मीरब को बहुत ज्यादा वीकनेस थी 2 महीनों की वजह से, जिसको रुमान शाह जानता था कि वो अपनी मोहब्बत और केयर से दूर कर लेगा। अब वो बेख्तियार था होता इसके लबों को चूमना चाहता था और मीरब अपने मुंह पर हाथ रखकर शर्म से लाल हुई थी। मीरब प्लीज हाथ हटाओ, किसी मरते हुए को इस तरह तड़पाया नहीं करते। बहुत तड़पा हूं इन 2 महीनों में तुम्हारे लिए। अब तुम अपनी दलीलें अपने पास रखो। भाड़ में जाइए अस्पताल। हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के डॉक्टर। और वैसे भी इस वक्त किसी की जरूरत नहीं कि कोई रूम में आए। डॉक्टर जा चुका है और नर्स से मैं बोल कर आया हूँ कि इस तरफ मुंह मत करे। हाँ, आप नर्स से ये बोल कर आए हैं कि वो रूम में ना आए? वो क्या सोचती होगी? मीरब का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो रोज सोचती है, सोचो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम हाथ हटाओ। रुमान शाह के लबों से हाथ हटाते हुए जबरदस्ती इसके लबों पर लप रख इस पर झुका और इसकी पंखड़ियों को अपने आछी लबों की कैद में ले गया। उसके लबों की नमी को मोहब्बत से अपने अंदर उंडेलते हुए खुद को सैराब कर रहा था। कितना तड़पा था वो इन 2 महीनों में इन लबों की नमी के लिए। कितना तड़पा था वो मीरब के शर्माए हुए चेहरे को देखने के लिए। कितना तड़पा था मीरब के लम्स के लिए। बेशक मीरब बोल नहीं सकती थी, मगर रुमान शाह की बातें इसका दिमाग सुन सकता था। इसकी समाज से रुमान शाह के आंसुओं से भरी आवाज रोज टकराती थी। वो घंटों अपने बेजान वजूद को लिए बेबस पड़ी हुई रुमान शाह को रोते सुनती थी। रुमान शाह ने जब लब इसके लबों पर रखे तो वो भी बेख्तियार सी होकर इसका साथ देने लगी थी। मीरब का हाथ रुमान शाह के कांधे पर रखा हुआ था और शाह पूरी तरह से इसके लबों पर झुका हुआ इस बात से बेगाना हो चुका था कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। अभी तो पता नहीं कितनी देर तक रुमान शाह के लबों पर इसी तरह झुका रहने का इरादा रखता था। आज वो अपनी प्यास को कुछ हद तक मिटाना चाहता था, मगर इससे पहले ही दरवाजा खोलकर इसके अजीज और कारिब धावा बोल चुके थे। सबसे पहले अंदर दाखिल जो हुआ था वो डॉक्टर शाहजेब था और रुमान शाह की हरकत को देख चुका था, मगर ढीठों की तरह हंसते हुए वो आगे बढ़ा। जबकि मीरब शर्म से बेहाल हो रहे थे। वो भी जानती थी कि शाहजेब भाई आते हुए रुमान शाह की हरकत बखूबी देख चुके थे। शुक्र था कि सबसे पहला कदम अंदर रखने वाला शामिर नहीं था, वरना अपने बहनोई की करतूत देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता। शाहजेब ने आगे बढ़कर मीरब के सर पर हाथ रखते हुए प्यार दिया और मुबारकबाद दी। रुमान शाह के गले मिलकर वो उसे मुबारकबाद देते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसका यार इतना खुश था। वो भी इतने महीनों बाद वो लोग तरस गए थे रुमान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। और आज तो मुस्कुराहट इस तरह से रुमान शाह के लबों से चिपकी हुई थी कि इसके डिम्पल गहरे हो रहे थे। बेशरम, थोड़ा सब्र कर ले, भाभी अभी अभी होश में आई है। मिलते हुए डॉक्टर शाहजेब ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा तो रुमान शाह ने अपने हाथ से मुक्का बनाकर इसकी पसली में दे मारा था, जिससे डॉक्टर शाहजेब बेचारा दर्द से दोहरा होकर मुस्कुराया था। उसे अंदाजा था कि इसके मजाक का नतीजा क्या होने वाला है। रुमान शाह ने दांत पीसते नफी में सर हिलाया, मगर मुस्कुराहट अब भी इसके लबों पर बरकरार थी। इसी वक्त मलिक जुबैर और उनकी वाइफ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। इनके पीछे ही शामिर और मिरहा भी इनके लाडले बेटे को उठाए हुए आए थे। मीरब के माँ बाप अपनी बेटी के पास जाकर उसे प्यार कर रहे थे। वो खुश थे अपनी बेटी को ठीक देखकर। मलिक जुबैर ने रुमान शाह को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। मिरहा की माँ ने आगे बढ़कर रुमान शाह को प्यार दिया था।
शुक्र है बेटा तुम्हारे मुंह पर भी मुस्कुराहट आई, तुम तो मुस्कुराना खाना पीना सब भूल गए थे। मीरा, मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, बहुत प्यार करता है मेरा बेटा तुमसे, वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। रोमांचा दोनों हाथ कमर पर बांधे खड़ा था। इसकी नजरें अपने बेटे पर थी जिसे मिर्हा अपने सीने से लगाए हुए अंदर दाखिल हुई थी। कैसी है मेरी गुड़िया, बहुत डराया है तुमने हमें, शाहमीर अपनी बहन को मिलते हुए मुस्कुरा कर बोला था। अपनी बहन की पेशानी चूमते ही इसके सर पर हाथ रखा था। मीरा, अब तुम जरा होश में आ जाओ, फिर हम तुम्हें तुम्हारे इस शौहर नामुराद की करतूतें बताएंगे। इसने इन 2 महीनों में हमें ऐसा महसूस करवाया जैसे हम तुम्हारे सुतेले हों, और ये सिर्फ तुम्हारा सगा, तुम्हारे पास आने तक नहीं देता था। मीरब मेरी है और बस मेरी है। शामीर ने रुमान शाह की नकल उतारी थी, जबकि रुमान शाह मुस्कुराते नजरें झुकाए खड़ा था। अब वो बोलता भी तो क्या, शामिर सच ही तो कह रहा था। सच में रुमान शाह ने यही सलूक किया था इन सब के साथ। मेरा आगे बढ़कर अपनी भाभी के गली मिली और पास खड़े हुए भाई से भी मिली थी। रुमान शाह की नजरें अपने बेटे पर मरकूज हो रही थी। मेरा या मेरा बेबी है ना, मुझे दो। मीरा अपने दोनों हाथ लेटे हुए उठाकर अपने बेबी को पकड़ना चाहा था। इसका चेहरा खिल उठा था अपने बच्चे को देख। वो जब से होश में आई थी अपने डॉक्टर रुमान शाह से अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी कि वो कैसा है। उसे यही बताया गया था कि मिरहा और शामिर बच्चे को लेकर आ रहे, क्योंकि बच्चे को हॉस्पिटल में रखना मुनासिब नहीं था। अभी वो बहुत सेंसिटिव था और उसकी डिलीवरी भी वक्त से पहले हो गई थी। वो 7वें महीने में ही दुनिया में आ गया था, तो इसलिए वह आम बच्चों से ज्यादा हसास था। अब मिरहा के पास अपना बच्चा देखकर वो बेताब सी होने लगी। नहीं भाभी, मैं आपको आपका बेबी नहीं दूंगी। आपको पता है मैं कितनी बार इसे यहाँ लेकर आई हूँ, मगर भाई हर बात हमारी इंसल्ट करके हमारे बेबी को घर वापस भेज देते थे। उन्होंने अभी तक बेबी को देखा नहीं है। मिरहा ने मुस्कुराते अपनी भाभी से शिकायत लगाई। शामिर शाह, क्या मिरहा सच कह रही है? आप मेरे बेबी के साथ ऐसा सलूक करते रहे? मिरहा ने नाराज नजरों से रुमान शाह की जानिब देखा। मेरी जान, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर अपने बेबी का इस्तकबाल करें। रोमांशा भीगी बिल्ली की तरह मनमिनाते हुए बोला था। जी नहीं, अब आप रहने दें, मैं अपने बेबी को खुद देख लूंगी और बहुत सा प्यार कर लूंगी। अब आप मेरे बेबी के नजदीक भी मत आइएगा। वो नाराज होकर अपने बेबी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुकी थी। मिरहा ने बेबी मीरब के हाथ में थमा दिया। रोमांशा मीरब के सराहने वाली साइड पर बैठकर जबरदस्ती अपने बच्चे को देखने लगा। आज इसने पहली बार अपने बेटे को देखा था, जो हूबहू इसकी कॉपी था। वही खूबसूरत खिलता गोरा रंग, वही खूबसूरत नैन नकुश, और सबसे बड़ी बात, रुमान शाह से ज्यादा गहरे डिंपल्स थे जो उसके बेबी के गालों पर अभी से नजर आ रहे थे। रुमान शाह के मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए प्यार कर रहा था। बेख्तियार रुमान शाह के लबों से माशाल्लाह निकला था। इन दोनों का बेबी बहुत खूबसूरत था। इसके गालों पर रुमान शाह के जैसे गहरे डिंपल्स अभी से वाजे नजर आ रहे थे। शायद वो अभी डिंपल नहीं देख पाता, मगर मीरब ने जब कहा, हाय माशाल्लाह, मेरे बेबी के कितने प्यारे डिंपल्स हैं, वो कहते हुए बेबी के गालों को डिंपल्स वाली जगह पर चूम रही थी। रुमान शाह के पेट की जलन बरकरार होने लगी थी। सब खुशी से अपनी अपनी जगह बातों में मगन हो गए थे। मीरब की बच्ची इंसान बनकर हो, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, तुम सिर्फ मेरे डिंपल्स चूम सकती हो और तुम्हें मेरे डिंपल्स से प्यार करने का हक है। वो कान में सरगोशी करते हुए आहिस्ता से बोला, शर्म करे शाह, आप मेरे बेटे से जालिस हुआ करेंगे। वो भी आहिस्ता से बोलते हुए मुस्कुराई थी। उसे हंसी आ रही थी शाह की जालसी पर। शर्म तो मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा, मगर फिलहाल तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपने बेटे के डिंपल्स मत चूमो, वरना अपने बेटे की हर किस के बदले तुम्हें मेरे डिंपल्स पर भी किस करनी होगी। वो बेबी के गालों को नरमी से छूकर प्यार करते हुए बज़ाहिर बेबी से प्यार कर रहा था, मगर सरगोशी में मीरब को धमकियां मिल रही थी। हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, गरीबों में पैसे तकसीम किए जा रहे थे। रुमान शाह ने हर तरफ खुशियों का माहौल बना दिया था। कल मीरब को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जानी थी। डॉक्टर मीरब को ओके का साइन दे दिया था। बस मेडिसिन थी जो मीरब को अभी काफी अरसे तक खानी थी। अहमद और शिफायत रुमान शाह की खुशियां दुबाला हो गई थी। अम्मा, बिया किधर है? और हमने हमेशा की तरह घर के अंदर दाखिल होते सबसे पहले बिया का पूछा था। पुत्र, सांस तो ले ले, तेरी बिया घर पर ही है। इसकी अम्मा मुस्कुराते हुए अपने बेटे की बेताब नजरों को देख कर बोली। नहीं अम्मा, वो कहीं नजर नहीं आई, मैंने तो इसलिए पूछा था। अपनी माँ के कहने पर खुर्रम अपनी बेताबी पर खुद ही शर्मिंदा सा हो गया था। अपने सर के पीछे बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया था। चल जा, बोता, शर्माने की जरूरत नहीं है। पता है, जब तक तुझे तेरी बिया नजर नहीं आती, तेरी आंखों की ठंडक नहीं मिलती, और मेरे से शर्माने की जरूरत ना है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ तुम दोनों को इस तरह खुश देखकर। इसकी माँ अपने बेटे के शर्माने के अंदाज पर मुस्कुराई थी। छत पर है तेरी बिया रानी, आज इसका अपने सर में तेल लगवाने का मूड था, तो मैंने ही कहा कि जा छत पर जाकर कनीज से लगवा ले। कनीज घर की पुरानी मुलाजमा का नाम था। जा जा इससे मिल ले और कनीज को नीचे भेज देना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। वो अपने बेटे पर इसी तरह हमेशा सदकेवारी रहती थी। बिया बीबी, आपके सर में तो बहुत खुशकी हो गई, आप रोज तेल लगवाया करें। कनीज बिया के सर में तेल लगाते हुए साथ में अपनी तबलीग जारी रखे हुई थी। बिया कुर्सी पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए मसाज के मजे ले रही थी,
और कनीज इसकी पुश्त पर खड़ी हुई तेल लगाने के साथ बड़ा जबरदस्त मसाज देते हुए साथ में बेहतरीन खुश्की से बचाव की टेक्निक्स बता रही थी। जब खुर्रम सीढ़ियां चढ़कर छत पर आया था, कनीज चौधरी खुर्रम को आते देख चुकी थी, जबकि बिया आंखें बंद करके बैठी थी, तो उसे खुर्रम के आने की कोई खबर न थी। खुर्रम ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का कनीज को इशारा किया था। वो बिया को सरप्राइज देना चाहता था। कनीज चौधरी खुर्रम के अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गई। बिल्कुल बिया के पास आकर खुर्रम ने कनीज को आंख के इशारे से वहां से जाने को कहा था। कनीज अपनी चुन्नी संभालते हुए जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जा चुकी थी। खुर्रम इसकी सीट संभाले हुए बिया के सर में मसाज दे रहा था। क्या हुआ कनीज, तुम्हारा मुंह कैसे बंद हो गया? कुछ देर कर कनीज की आवाज जब बिया की समात से नहीं टकराई, तो बिया ने सवाल किया था, आंखें वो अब भी आंखें मूंदे हुई। क्या कहूँ, आई लव यू बीबी जी। खुर्रम ने इसके कान की लो पर झुकते हुए चूम कर सरगोशी की, तो बिया ने दुबक कर आंखें खोली और पीछे की जाने मुड़ कर देखा। जहाँ कुछ देर पहले कनीज खड़ी थी, वहां इसका साईं खड़ा था, अपने फेवरेट व्हाइट कलर के कॉटन के सूट पर ब्लैक कलर की शॉल गले में दोनों जानिब लटकाए हुए खड़ा था। वो मूंछों को ताव देता हुआ मुस्कुरा रहा था। साईं आप कब आए? बिया का चेहरा खिल उठा था साईं को देखकर। अभी अभी ही आया हूँ साईं की जान, सवाल करती रहोगी या गले भी मिलोगी? वो अपनी बाहें फैला कर खड़ा था। बिया कुर्सी से उतरकर साईं के सीने से जा लगी, अपने दोनों हाथ साईं की कमर में डालते। वो भी साईं को अपनी बाहों में कस चुकी थी। खुर्रम इसको अपनी गिरफ्त में लेते हुए जरा सा झुककर गाल पर लम्स छोड़ते हुए मुस्कुराया था। मेरे मक्खन ने मुझे कितना मिस किया। बहुत सारा। वो साईं के सीने में सर छुपाए उसके जिस्म से उड़ती हुई क्लोन की खुशबू को सूंघते हुए मुस्कुराई थी। खुर्रम 2-3 दिन से घर पर नहीं था और अपने काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था। तेरे साईं ने भी तुझे बहुत मिस किया। नींद नहीं आती थी कसम से, इतने मखमली बिस्तर थे फिर भी तेरे वजूद की खुशबू न होने की वजह से तेरा साईं ठीक से सो नहीं पाता था। सरगोशी करते हुए एक बार फिर लब इसके गालों पर रखकर चूम चुका था। साईं क्या कर रहे हैं? हम छत पर खड़े हैं, ये हमारा कमरा नहीं है। पिया ने सीने में सर छुपाए हुए याद दहानी करवाई थी। जानता हूँ ये हमारा कमरा नहीं है। साईं के मक्खन, जब जब तुम मेरे इतने करीब होगी तो साईं को कैसे ख्याल रहेगा कि ये छत है? आजा चलते हैं अपने कमरे में, साईं बड़ा बेताब है तेरे लिए। बेशर्म से लाल हो गई थी साईं की बात का मफहूम समझते हुए। जानती थी कि इसका साईं क्या चाहता है। आखिर इसका साईं 3 दिन बिया से दूर रहा था। अब बिया की शामत आनी तो पक्की थी, मगर अब बिया को आदत हो गई थी साईं के इन बेताब जज्बातों की। अब 3 दिन साईं बाहर रह कर आया था, तो इसका मतलब था कि अगले 2 दिन तक साईं को कोई काम नहीं था। और इन 2 दिनों में साईं ने अपने 3 दिन और 3 रातों का हिसाब बराबर करना था। चले। खुर्रम ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर अपना चेहरा नीचे झुकाकर इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया था, जो अपने साईं की बेताबियों को समझते हुए शर्म से लाल हो रही थी। बिया ने शर्माते हुए हाँ में सर को हिलाया था। इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़े हुए सीढ़ियों से उतरता हुआ अपने रूम की जानिब जा रहा था। वेलकम होम माई ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे घर की मालकन, मेरे दिल की मालकन, रोमान शाह ने मीरब के इस्तकबाल में इसको मुस्कुराते हुए कान में सरगोशी करते हुए कहा था। घर के तमाम मुलाजमीन बेहद खुश थे। पिछले 2 महीनों से घर सुनसान पड़ा हुआ था। घर में कोई रौनक नहीं थी। रोमान शाह तो घर आता था सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए। घर में वीरानियों का डेरा था, मगर आज मीरब और बेबी के साथ घर में खुशियां पूरी धूमधाम से दाखिल हुई थी। मीरब के वालिदैन शाह मीर और रुमान शाह को घर तक छोड़ने आए थे, मगर ज्यादा देर नहीं रुके थे। घर में माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां जकिया ने करवा रखी थी। जकिया इनकी अम्मी जान के दूर की पुरानी मुलाजमा थी। घर के हर रूल असूल को बहुत अच्छी तरह से जानती और फॉलो करती थी। इसने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मीरब के इस्तकबाल से लेकर मीरब के लिए हेल्दी खाना बनाने तक या रूम की सेटिंग करने तक हर चीज इसने बेहतर से बेहतरीन की थी। मीरब की माँ ने खुशी से जकिया को मुबारकबाद में रकम दी और अब वो बेफिक्र होकर जा सकती थी कि इसकी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाएगा। मीरब के लिए इसका ऊपर वाला कमरा बिल्कुल रेडी करवा दिया गया था, क्योंकि मीरब की डिलीवरी से लेकर मीरब के घर से जाने तक इसका रूम नीचे सेट किया था। मीरब को डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बताए थे, जिसकी मद्देनजर वो हमेशा नीचे ही रहती थी। मगर अब मीरब बिल्कुल ठीक थी, तो उसके लिए जकिया ने अपनी अकल और जहानत का इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाला कमरा बिल्कुल रेडी करवा रखा था। नौकर ने फूलों की बरसात कर दी थी अपने घर की मालकन पर। घर के तमाम ईमानदार मुलाजमीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अपने घर को फिर से आबाद देखते हुए रुमान शाह ने बेबी और मीरब का सदका देते 5-5 हज़ार के अनगिनत नोट अपने वॉलेट से निकालते हुए सब नौकरों के हाथ में थमा और इतना खुश था कि इसका दिल कर रहा था पूरी दुनिया को खुशियों से भर दे। इसने अपने वफादार मुलाजमिन के लिए हॉस्पिटल से घर आते हुए एटीएम से एक बड़ी रकम निकाली थी। रुमान शाह की दुआएं रंग ले आई। रुमान शाह के दिल की आवाज़ इसके रब ने सुन ली थी। रुमान शाह की तड़प खत्म हो गई थी। आ गई थी इसकी मीरब इसकी ज़िंदगी में लौट कर। इसके वालिदैन और शाहमीर मिर्हा लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि वो रुमान शाह के पिछले 2 महीनों की बेचैनी और तड़प देख चुके थे। वो लोग चाहते थे कि रुमान शाह अपने बच्चे और बीवी के साथ टाइम गुजारे। हालांकि वो लोग भी रुकना चाहते थे मीरब के लिए, मगर रुमान शाह की 2 महीनों की तड़प इन सब पर भारी थी। वो लोग मीरब को रूम में बिठाकर जाने की तैयारी कर रहे थे।
रुमान शाह ने इनको गाड़ी तक छोड़ने आया था। बंदा इतना भी कमीना ना हो कि कम से कम मुंह रखने के लिए ही बोल देता है कि कुछ देर रुक जाओ। शामी ने मजाक करते रुमान शाह के कान के पास आहिस्ता से कहा था, और तुम लोगों ने रुक जाना था, और मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल तुम लोगों को यहाँ रोकने का। वो भी रोमान शाह था, सीधी बात सीधा मुंह पर करने का आदी था। जो दिल में था बोल दिया। वैसे खुदा तेरे जैसा बहनोई किसी को ना दे। वो मसनूई गुस्सा दिखाते हुए गाड़ी में बैठ गया, जबकि दिल से ये कह रहा था कि खुदा तेरे जैसा बहनोई हर भाई को दे जो उसकी बहन पर अपनी जान मारता हो। वो लोग गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। रोमांशा वापस अपने रूम की जानिब जा रहा था, जहाँ खुशियां उसके मुंतजिर थी। इसका प्यारा बेटा, उसकी जानिशा। रोमान शाह का दिल चाह रहा था पूरे घर में भंगड़े डाले और पूरी दुनिया को बताया कि इसकी जान इसकी जिंदगी में लौट आई है। वो कब से रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। माही आज महरमा को लेकर अहमद के रूम में नहीं आई थी। अहमद कब से माही का वेट कर रहा था। अब तो उसे परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इस टाइम तक तो माही महरमा को लेकर इसके रूम में आ जाया करती थी। अहमद को अब आदत होने लगी थी इस टाइम पर महरमा के साथ माही की, और इसका तजस्सुस तो इस वक्त बढ़ा जब इसने नौकरानी के हाथ महरमा को भिजवा दिया था। वो महरमा को अपनी गोद में उठाए हुए प्यार कर रहा था, मगर इसके दिमाग में माही चल रही थी। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था, ये यूं कहे कि वो फिलहाल समझना नहीं चाहता। वो इस जज्बे से इनकार कर जो जज्बा उसके दिल में सर तोड़ उभर रहा था। वो इस जज्बे से इनकार करने की कोशिश कर रहा था जिसको दबाना नामुमकिन था। माही अपनी बचकाना बेवकूफ़ियों वाली हरकतों की वजह से इसके दिल के बंद दरवाजों को बिना दस्तक दिए खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी, और ये बेचैनी इसी की आमद की पेशन गोई कर रही थी। वो अब भी इनकार कर रहा था, जिसको महज आदत समझ रहा था। वो आदत नहीं थी, वो मोहब्बत थी, जो ना चाहते हुए भी इख्तियार अहमद को माही से होने लगी थी। इस जज्बे से इनकार करने के लिए इसने सर झटकते हुए अपनी बेटी से प्यार करना शुरू किया। वो कितनी देर तक रूम में अपनी बेटी को लिए बैठा रहा। इससे छोटी छोटी बातें करता रहा। वो बड़ी होने लगी थी तो हाथ पांव चलाकर मुस्कुराना सीख रही थी। वो इतनी कोशिश के बावजूद भी अपने दिमाग से माही को नहीं निकाल पा रहा था। उसे गुस्सा आने लगा था खुद पर कि क्यों क्यों वो माही को सोच रहा है, जबकि वो तो महक से प्यार करता है। पता नहीं क्यों अहमद के दिल पर अपने दिल पर जबरदस्ती ताली लगाना चाहता था, जबकि एक तरफ इसका ज़मीर उसे झंझोड़ कर इस बात से आगाह कर रहा था कि माही भी इसकी बीवी और उसके पास भी वो सब इख्तियार है जो महक के पास थे। वो कानूनी और शरई लिहाज से इसके प्यार के मुस्तहिक है। सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं इसका दिल क्यों ये सोच रहा था कि अगर वो माही से मोहब्बत करेगा तो कोई गुनाह हो जाएगा, वो महक के साथ नाइंसाफी कर देगा। ऐसे बेशुमार ख्यालात थे जिनमें इस वक्त अहमद जकड़ा हुआ था। अपने दिल को लाख दलीलें देने के बावजूद भी अहमद जब अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाया तो गुस्से से महरमा को गोद में उठाए हुए माही और महरमा के रूम में जा रहा था, सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए कि इसने महरमा को नौकरानी के हाथ क्यों भेजा है। रूम का दरवाजा खोलकर वो गुस्से से रूम में दाखिल हुआ था। रूम में वही मेड बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले महरमा को लेकर आई थी। सर के इशारे से मेड को रूम से जाने के लिए बोला था। अहमद के गुस्से वाले तासुरात देखते हुए रूम से फौरन चली गई। माही सर से पांव तक कंबल ओढ़े लेटी हुई। ये कोई टाइम है सोने का? इस तरह तो तुम महरमा की जिम्मेदारी निभाओ, मेरी बेटी को नौकरों के सहारे छोड़कर। जब नहीं निभा सकती थी ये जिम्मेदारी तो फिर क्या जरूरत थी शादी करने की? खामखा में इतना बड़ा ड्रामा रचा है। वो अपनी कैफियत पर खुद काबू नहीं पा रहा था और गुस्सा माही पर निकाल रहा था। माही के जवाब न आने पर अहमद को शदीद तैश और गुस्सा आ गया। माही के मुंह से कंबल को खींचते हुए उतारा था। सामने वो लाल सुर्ख अंगारा हुआ चेहरा लिए सो रही थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अहमद को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। इसने हाथ इसके गाल पर रखकर देखा, वो बुखार से तप रही थी। गोद में उठाई हुई महरमा को जल्दी से बेड पर लिटाते हुए माही के चेहरे पर थपथपाकर उसे उठाने लगा था। माही माही। वो बुखार की तपिश में तपती हुई हड़बड़ा कर डर कर उठी। क्या हुआ है? महरमा ठीक है? वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी थी। वो मेड से बोलकर सोई थी कि इसके सर में बहुत दर्द है, अगर वो ना उठे तो कुछ देर के लिए महरमा को उसके बाबा के रूम में छोड़ा है। वो जानती थी अहमद अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होगा। वो इस बात से तो पूरी तरह अनजान थी कि अहमद सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, इसका भी बेसब्री से इंतजार करता है। इसके दिल को माही का वजूद अच्छा लगने लगा था। जब मेयर ने देखा कि माही नहीं उठी तो वो महरमा को लेकर इसके बाबा के रूम में छोड़ कर आई थी। माही पास पड़ी हुई महरमा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाने लगी थी कि बेख्तियार अहमद ने उसे अपनी बाहों के दायरे में लेते हुए सीने से लगा ली। वो बुखार से तपते हुए वजूद और सर में शदीद दर्द की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अहमद के जिस्म का पहला लम्स महसूस करके वो शर्म से लाल हुई तो बुखार से तपता हुआ चेहरा और तपने लगा था। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी महरमा को, वो बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक नहीं, ये बात तुमने मुझे बताना जरूर नहीं समझा। तुम्हें इतना तेज बुखार हो रहा है? वो फिक्रमंद होता हुआ उसे सीने से लगाए बोल रहा था। हाँ, मुझे हल्का सा बुखार हो रहा था, मैंने मेडिसिन ली थी, पता नहीं बुखार क्यों नहीं उतरा। वो बुखार में बमुश्किल बोल रही थी। तुम्हें हल्का सा बुखार नहीं, अपनी हालत देखो। वो थोड़ा पीछे होते हुए उसके चेहरे लाल सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला, उठो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ।
वो बेड से नीचे खड़ा होता हुआ बोला, नहीं मुझसे नहीं चला जा रहा, आप मुझे यहीं पर मेडिसिन दे दें प्लीज, मुझसे नहीं चला जाएगा। वो खार से टूटे हुए लहजे से मनमिनाते हुए बोली। इसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसको यही मुनासिब लगा। इसने डॉक्टर से फोन करके मेडिसिन का पूछा। अहमद ने मेड को रूम के अंदर बुलवाया और महरमा का ख्याल रखने को कहा। तुम मेरे साथ चलो रूम में, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। माही को कहते अपने हाथ इसके सामने फैलाए। नहीं, आप मुझे दवाई ला दे, मैं ठीक हो जाऊंगी, और वैसे भी ये है मेरे पास। माही ने मेड की जानिब इशारा करते हुए कहा। माही की आंखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी। आज पहली बार अहमद के लहजे में एक हक था। पूरे हक से इसने माही को ले जाने का फैसला किया था। माही ने पलकें उठाकर अहमद के चेहरे की जानिब देखा। इसने जिस हक को इसके लहजे में महसूस किया था, शायद वो उसकी आंखों में भी इस हक को देखना चाहती थी। और वो गलत नहीं थी। जो हक इसकी समाअतों ने महसूस किया, वो हक इसकी नजरों में भी दिखाई दे रहा था। वो अब भी अपना मजबूत हाथ इसके सामने फैलाए खड़ा था। बेडरूम में मौजूद थी। माही अपने रिश्ते की सच्चाई इसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। इतनी समझदार तो वो थी। अपनी हथेली को नरमी से इसके मजबूत हाथ पर रख चुकी थी। अहमद ने इसके नाजुक से हाथ को अपने हाथ की मजबूती में लेते हुए खड़ा किया। उसे सहारा देते हुए अपने रूम में ले आया। आते हुए वो मेड को ताकीद करके आया था कि मेहरमा का पूरा ख्याल रखे। मेड काफी समझदार थी, तो इस पर भरोसा किया जा सकता था। रूम में आते ही साई ने अपनी बेताबी उसे मजबूर बिया को घुमाकर दरवाजे के साथ ही लगाते हुए गाल पर लब रखकर नरम गरम लफ्ज छोड़ा था। बताओ साई की जान, ने साई को कितना मिस किया। हाथ इसकी कमर के पीछे ले जाते हुए झटके से उसे अपने करीब किया। साई की आंखों में खुमारी उतरने लगी। बहुत ज्यादा मिस किया। बहुत पर जोर देते हुए कहा था। यहाँ पर अपना प्यार जाहिर करके बताओ। अपनी उंगली से अपने होठों को पॉइंट करते हुए कहा। नजर इसकी खूबसूरत पंखुड़ियों पर थी, जिनको चूमने के लिए इसके लब बेकरार थे, मगर वो कुछ देर अपने जज्बातों पर लगाम लगाकर बिया की तरफ देखना चाहता था। नहीं, मैं ऐसे ही तो बता रही हूँ कि मैंने आपको बहुत मिस किया। कोई मिस नहीं किया तुमने मुझे। इसकी बांखड़ियों पर अपने अंगूठे को नरमी से रब करते हुए खुमारदार लहजे में बोला। मैंने किया तुम्हें मिस, और अभी तुम्हें बताता हूँ कि मिस करना किससे कहते हैं। लब इसकी पंखड़ियों पर रखते हुए कैद में ले गया। एक हाथ इसकी कमर पर सख्ती से रखे हुए अपने साथ लगाया। दूसरा हाथ इसकी गर्दन के पीछे से रखते हुए उसे हिलने तक की इजाजत नहीं दे रहा था। इसकी सांसों को बेताबी से पीते हुए इसे सांसों के लिए तंग होने पर मजबूर कर रहा था। बिया इसके कांधों पर हाथ रखे हुए अपने साई की बेताबी सहते हुए घुटती हुई सांस से ले रही थी। ऐसे बताते हैं जैसे जब किसी को याद किया जाता है। तूने मुझे कैसा याद किया जो तू बता नहीं सकती। इसकी कमर में एक बाजू हायल करते हुए उसे एक हाथ से ऊपर उठाकर इसका चेहरा पर मुकाबल कर लिया। साई, मैं आपके जितनी बेशर्म नहीं हूँ। वो शर्माते हुए बोलकर अपने होठों को छुपाने लगी थी। अच्छा, तो मैं बेशर्म हूँ। साई ने आंखें दिखाते हुए बिया के शरारती चेहरे की जानिब देखा। बिया दी बच्ची, तेरी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी। इसका चेहरा साई के मुकाबिल था, तो साई ने भी अपना बदला लेते हुए इसके निचले होंठ के किनारे को दांतों से काटते हुए प्यार की चुभन दी थी। क्या हुआ? दर्द हुआ? अभी तो मैंने शुरुआत की है, तुमने तो अभी से सबर का दामन छोड़ दिया। बिया को बेड पर डालते हुए अपने कुर्ते के बटन खोलने लगा। आंखों में शरारत, लबों पर बेकरार सी हंसी। नजरें बिया के दिलकश सरापे पर मरकूज थी। साई, थोड़ा सा भी कर लिया करे, आते ही टूट, थोड़ा सब्र भी कर लिया करे, आते ही टूट पड़ते हैं। मेरे मक्खन, ये फंक्शन तेरे साईं के अंदर अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। कुर्ते को उतार कर बेड के ऊपर फेंकते हुए अपनी कुशादा सीने के साथ बिया पर झुका। इस पर गिरते ही करवट लेकर उसे अपने ऊपर ले आया। अब बोल, क्या बोल रही थी? वही बोल रही थी जो आपने सुना। अच्छा, बड़ी बहादुर हो गई। हाँ, हो गई हूँ। अगर आपको झेलना है तो बहादुर तो बनना पड़ेगा। खुर्रम की आंखों में आंखें डालकर बहादुर से जवाब दिया। ये तो तुमने सही कहा था। अगर तुम जैसी चूहिया चौधरी खुर्रम को बर्दाश्त कर रही है, तो उसका मतलब है कि बहादुर तो मेरी बीवी है। इसकी दूधिया गर्दन पर होंठ रखकर एक भरपूर लम्स छोड़ा। साईं के हमारा हाथ इसके जिस्म की हर रनाई पर अपने सख्त हाथों की हिद्दत छोड़ रहे थे। वो पूरी तरह से इस पर काबिज होने लगा कि दरवाजे पर दस्तक ने साईं के मूड की ऐसी तैसी कर दी थी। इसके दिल वाले मकाम से सर को उठाते हुए गुस्से से बोला। साईं की गजबनाक आवाज उभरी थी। साईं में कनीज डरी हुई आवाज से बोली, क्या मौत पड़ गई है? साईं, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग हैं? साईं, पता नहीं, बड़े चौधरी साहब ने आपको बुला कर लाने को कहा है। तो जा, थोड़ी देर में आता हूँ। कि तेरे ससुर को मेरे रंग में भंग डालने की आदत पड़ गई। नौकरानी को भेजकर ब्याह से मुखातिब हुआ। साईं, कोई जरूरी काम होगा इसीलिए बुलवाया होगा। साईं के भारी वजूद के नीचे लेटी हुई साईं के गुस्से से तने चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिए प्यार से बोली, इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए कोई काम जरूरी ना है। वो एक बार फिर से इस बेतरतीब हुए लिबास वाले वजूद पर घाटा बनकर छा गया। इसके दिल वाले मकाम पर लप रखते हुए दूसरी तरफ अपना मजबूत हाथ जमाए उसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर दिया। साईं, मेहमान आए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। सिसकियां भरते भरते वो बमुश्किल तेज होती सांसों के दरमियान में बोली थी, "श्श, करने दो इंतजार, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। चेहरा कुछ देर के लिए ऊपर किया, खुमारी से भरी हुई आंखों से पिया को देखा था। हाथ अब इसके दिल वाले मकाम पर लंप छोड़ रहे थे।
और तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। बोल दूंगा कि सो रहा था इसलिए लेट हो गया। बिया के फिक्रमंद चेहरे को देखते उसे तसल्ली देते, अब कोई और सवाल जवाब मत करना वरना जान ले लूंगा। वो एक बार फिर वापस इसी जगह पर झुक चुका था। अब की बार बिया की सिसके में तेजी आने लगी थी क्योंकि साई की शिद्दतें बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो अपने दिल वाले मकाम पर साई के बेशुमार लम्स महसूस करते हुए बेहाल सी होकर बैठ के चादर को मुट्ठियों में भींचे हुए सिसक रही थी। और वो कहाँ इसकी सिसकियों की परवाह करते हुए तेजी से इसके दिलकश मकाम पर लप रख कर चूम रहा था, नमी को तेजी से अपने अंदर उंडेल रहा था। उसके हाथों में मचल रही थी दिल वाले मकाम पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए, अपने लब नीचे की जानिब लाते हुए इसके पेट पर रखकर लम्स छोड़ने लगा था। इसके मुंह से सिसकारियां धुन भरकर निकलने लगी। साईं अपने पेट पर साईं के लबों के चलते लम्स और दिल वाले मकाम पर साईं के सख्त हाथों से बेबाकियों से सिसकते हुए तड़प कर साईं का नाम लेकर बोली, जी मेरा मक्खन। वो खुमारदार नजरों से इसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। साईं थोड़ा सा मेरी जान पर रहम भी खा लिया करे। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आई थी। साईं दी जान, तू जानती है तेरे साईं से नरमी वाला प्यार नहीं होता। साईं की जान, थोड़ा बर्दाश्त करना सीख। नरमी वाले प्यार से मेरा तो दिल नहीं भरता। खुमारी से बोलकर इसके वजूद की रनाइयों को छूते हुए बोला। वापस इस पर झुक चुका था। अपनी शिद्दतों से उसे तोड़ते हुए एक बार फिर से सकने पर मजबूर कर दिया। रूम में बिया की सिसकियां और साईं की तेज सांसों की आवाज रूम में खूबसूरत धुन पैदा कर रही थी। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मामा की जान। रोमांचा कब से तकिए पर कोहनी रखे हाथ अपनी गाल पर जमाए लेटा था। मीरब अपने बेटे से प्यार कर करके लोटपोट हो रही थी। अपने बेटे पर अपनी मोहब्बत इस तरह निछावर कर रही थी जिस रूम में सिर्फ इसका बेटा और उसके सिवा कोई मौजूद ना हो। मामा की जान क्या देख रही है? मीरब तो अपने बेटे के डिम्पल्स को चूम चूम कर दीवानी हो जा रही थी। शाह की जान, तुम्हारे बेटे के अलावा भी रूम में कोई मौजूद है? यानी कि मैं, और अब मेहरबानी फरमाकर थोड़ी सी तवज्जो मुझ गरीब पर भी दे दो। पिछले 2 महीनों से जितना मैं तड़पा हूँ, कुछ तो खैरात में मुझे भी मिलना चाहिए। मिस्कीन शक्ल बनाकर मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। थोड़ा सा प्यार और कर लूं बेबी को, उसके बाद मैं आपसे भी बहुत सारी बातें करूंगी। वो इजाजत तलब करते हुए फिर से अपने बेटे को प्यार करने लगी। बिना शाह का जवाब सुने और उसकी नजरों का महफूज और इसकी नजरों का मफहूम समझे, वो फिर से अपने बेटे के साथ लाडियां करते हुए मसरूफ हो गए। रोमान शाह समझ चुका था कि मीरब की मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे जिद्दोजहद करना पड़ेगी। अगर वो अपने हक के लिए नहीं बोलेगा तो मीरब इस तरह उसका हक मारती रहेगी। मीरब जी, बिना अपने बेटे से नजरें हटाए मीठी सी आवाज में जी कहा, प्लीज यार तरस खाओ अपने शाह पर। अपने बेटे को गोद की एक साइड पर कर लो, मुझे भी तुम्हारी गोद में सर रखना है। मिन्नत करने वाले अंदाज से कहा, जो अपनी बेटे की मोहब्बत में पागल दीवानी हुई जा रही थी। रोमान शाह अपनी बेताबियत कैसे इस पागल लड़की को दिखाता, जो अपने बेटे से नजरें हटा ही नहीं रही थी। अगर कुछ देर के लिए नजरें हटाकर देखती तो नजर आता कि इसका बड़ा आशिक रोमान शाह कैसे ठंडी आहें भरा है। मीरब ने बेबी को एक साइड पर कर लिया। शाह के लिए बहुत बड़ा एहसान था मीरब की जानिब से। रोमान शाह अपना सर मीरब की गोद में रखकर आंखें बंद करके लेट गया। ये वो सुकून था जो रोमान शाह ने पिछले 2 महीनों से महसूस नहीं किया था। मीरब का एक हाथ नरमी से पकड़कर अपने लबों से लगाकर चूमते हुए अपने गाल पर रब करने लगा था। शायद वो उसके हाथों के लम्स को महसूस करना चाहता था। मीरब को अपने शाह पर टूटकर प्यार आ रहा था। वो देख रही थी इसका शाह इसके लिए कितना बेचैन और बेताब है। और उसकी बेचैनियों का आलम तो सबके मुंह से वो सुन चुकी थी कि वो कितना तड़पा था इन 2 महीनों में इसके लिए। बेबी, मीरब के कांधे से लगा सो गया तो मीरब ने आहिस्ता से उसे अपने पास तकिए पर लिटाते ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रोमांचस का हाथ अपने लबों पर लगा रहा था तो कभी अपने गाल पर रब कर रहा था, आंखें बंद किए लेटा था। मीरब ने नीचे झुककर रुमान शाह के माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ा। रुमान शाह के हाथ चिलम मुस्कुराए थे। रुमान शाह के खूबसूरत डिम्पल्स गहरे हुए जिनको देखकर मीरब मुस्कुराए थे। मीरब के तो दिल की तारें बजने लगी रुमान शाह के डिम्पल्स को देखकर। मीरब के तो दिल की तारें बजने लगी थी रुमान शाह के डिम्पल्स को देखकर। यहाँ पर भी चाहिए। अपने लबों पर उंगली रखे आंखें बंद किए बोला, यहाँ पर आपने हॉस्पिटल में ले लिया था। वो मस्करी होकर मुस्कुराए। अब मेरी जान नए अंदाज से मेरे सब्र को आजमाएगी। वो मुस्कुराया था, जानता था कि मीरब मजाक करे। नहीं, मुझे अपने शाह को और नहीं आजमाना। मेरा शाह प्यार की हर कसौटी पर खरा उतरा है। अब मेरे शाह के सब्र का कोई इम्तिहान नहीं होगा। मेरा बाप की और हमेशा रहेगी। बताए, यहाँ पर मेरे शाह को प्यार चाहिए। वो बड़ी मोहब्बत से अपना चेहरा शाह के चेहरे पर झुकाते हुए पंखड़ियों को उसके लबों पर रखकर चूम रही थी। छोटे छोटे लम्स शाह के पूरे चेहरे पर छोड़ रही थी। शाह के दिल की धड़कनें धक 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 करके खूबसूरत राग जपने लगी थी। मीरब की पंखड़ियों के लम्स शाह के दिल को सुकून दे रहे थे। मीरब की पंखड़ियों से रुमान शाह को इतना जरूर मिल रहा था, इतना सुरूर मिल रहा था कि वो आंखें तक नहीं खोलना चाह रहा था। शाह, बोलो शाह की जान। शाह ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया था, मीरब के दोनों हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए अपने सीने पर रखकर ऊपर अपने मजबूत हाथ रखे हुए थे। शाह, हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? जो मेरी जान को पसंद हो। आंखें खोलकर इसके प्यारे चेहरे को निहारते हुए बोला था।
ریان رکھ لیں؟ وہ تو جیسے پہلے ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ ہاں جی رکھ لو، اگر میری جان کو پسند ہے تو کیا آپ کو نہیں پسند؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی نام میری جان کو پسند ہو اور مجھے پسند نہ آئے؟ تو ٹھیک ہی، پھر آج سے ہم اپنے بیٹے کا نام ریان رومان شاہ رکھ رہے ہیں۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میرے جان کے ٹوٹے، اب اگر میری جان نے اپنے بیٹے کا نام کنفرم کر لیا ہو تو کچھ اپنے بیٹے کے بابا کے ساتھ ہی محبت بھری باتیں کر لو۔ کیا شابی تو اتنا سارا آپ سے پیار کیا ہے اور باتیں بھی، تو کیا کروں؟ تم نے جو اتنا سارا پیار کیا اسے جا کر بینک میں سیو کر دوں؟ یہ اتنا چٹکی بھر جو تم نے مجھ سے پیار کیا ہے، اس سے تو ابھی تک میرے لب گیلے نہیں ہو اور تم احسان جتانا شروع ہو گئی ہو۔ شاہ نے میرب کو آنکھیں دکھائی۔ نہیں، میں نے احسان تو نہیں جتایا، میرب منمنائی تھی۔ جتانے کی کوشش بھی مت کرنا، بہت تڑپ لیا میں نے تمہارے لیے اور تم نے اپنی سب من مرضیاں بھی کر لی ہیں۔ اب میری محبت میں کٹوتی کرنے کی کوشش مت کرنا، اب کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ صرف میں اتنی دیر تک اور صبر کروں گا جب تک تمہاری ڈاکٹر اوکے کا سائن نہیں دے دیتی۔ میرب کا سیزر ہوا تھا تو اس لیے ڈاکٹر نے ابھی ایک اور منتھ رومان شاہ کو میرب سے نزدیکی بڑھانے سے منع کیا تھا، یعنی کہ ابھی رومان شاہ کو صبر کی کسوٹی اور پار کرنی تھی۔ چلو کوئی نہ، جہاں اتنا صبر کر لیا وہاں 1 مہینہ اور صحیح، یہی سوچ کر رومان شاہ نے اپنے دل میں امٹتے موزوں جذباتوں کو ایک بار پھر قید کر لیا۔ مگر ڈاکٹر نے نزدیکیاں بڑھانے سے منع کیا تھا، باقی محبت تو رومان شاہ ہاسپٹل سے ہی جتانا شروع کر چکا تھا اور ابھی میرب کی پنکھڑیوں پر لب رکھے نرمی سے کروٹ لیتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اسے اپنے نیچے لٹاتے ہوئے اس کے گالوں کو چوم رہا تھا، لب اس کی گردن پر لے آیا۔ اس کے جسم سے اڑتی نیچرل خوشبو شاہ کو بہکا رہی تھی۔ اس کی دودیا گردن پر شاہ کے ہاتھ چلب نرم گرم لمس جوڑ رہے تھے۔ شاہ کے مضبوط ہاتھ اس کے جسم کے خوبصورت رانائیوں پر رب ہو رہے تھے۔ شاہ کے ہاتھوں کی حدت سے میرب کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اس کی تیز سانسیں دیکھ کر رومان شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میرب کی شرٹ کے اوپر سے ہاتھ لے جاتے ہوئے میرب کے دل کے مقام پر کچھ سختی دکھائی گئی تھی۔ میرب نے درد سے سسکی بھری تھی۔ میرب نے درد کی شدت سے رومان شاہ کے بازو پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے اپنے درد کا بدلہ لیا تھا۔ رومان شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ میری جان ابھی سے ہی بدلہ لینے پر اتر آئی ہے۔ ابھی تو بہت لمبا چوڑا حساب باقی ہے اور میں حساب کتاب کا بہت پکا ہوں۔ بہت اچھا بزنس مین ہوں، مارکیٹ میں یہ مشہور ہے۔ اپنا ایک ایک حساب پورے ایماندار سے تم سے چکتا کروں گا۔ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چوم کر دانتوں سے چبن دی تو میرب نے پھر سے سسکی بھری تھی۔ شاہ پلیز ایسے مت کرے نا، میرب کا مطلب دانتوں کی اور ہاتھوں کی سختی سے تھا۔ شاہ کی جان، تم ابھی بھی اپنے شاہ پر خوش نہیں ہو، اب تو تھوڑا سا ترس کھاؤ، محبت میں برداشت کرنا سیکھو جانے شاہ۔ مسکراتے اس کے پورے وجود کو لبوں کی لمس دیتے ہوئے اسے سسکیاں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہ بے قابو ہوتے ہوئے حد سے گزرنے لگتا، ان کا پیارا بیٹا ریان شاہ اٹھ کر رونے لگا تھا۔ رومان شاہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر ایک ٹھنڈی بھری اسمائل پاس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر پورے زور و شور سے اپنی ماما جان کو بلا رہا تھا۔ چاہیے آپ کے بیٹے کو بڑی شدت سے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ باپ کے ارمان گئے تیل لینے، وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بعد میں خود ہی ہنسنے لگا تھا۔ میرا اٹھ کر اپنے بیبی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ بیبی کو تھپ تھپا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ بیبی کو بھوک لگی تھی اور ڈاکٹر نے آتے ہوئے سختی سے کہا تھا کہ میرب بیبی کو اپنی فیڈ دے، کیونکہ بیبی ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوا تھا اور میرب کا دودھ اسے 2 مہینوں تک نہیں ملا تھا۔ اب بیبی کی باڈی کو اس کے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی۔ اب میرب کو شرم آ رہی تھی کہ شاہ کے سامنے بیبی کو دودھ کیسے پلائے۔ شاہ ساری بات سے واقف تھا، اس کے لب میرب کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے جو بیبی کو زبردستی تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور بیبی پہلے سے زیادہ اوں آ کر کے رو رہا تھا۔ شاہ کی جانب سے فیڈ کرواؤ، اسے بھوک لگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اس طرف منہ کریں، میں پھر فیڈ کرواؤں گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میرے سامنے ہی فیڈ کرواؤ، ویسے ہی میری جان مجھ سے کیسا پردہ۔ وہ بے باکی سے مسکرایا تھا۔ میں تو ساری پراپرٹی کا خود مالک ہوں۔ شاہ پلیز کوئی بھی گندی بات اس وقت مت کیجیے، میرے بیبی سن رہا ہے۔ میرب نے سخت آرڈر دیے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، پر تم اپنے بیبی کو فیڈ کراؤ ورنہ یہ ایسے ہی ٹین ٹین کرتا رہے گا۔ زبردستی میرب کی شرٹ کو اوپر اٹھاتے ہوئے بیبی کو اپنے ہاتھوں سے فیڈ کروانے لگا۔ میرب آج پہلی بار بیبی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ بیبی نے جیسے ہی فیڈ کرنا شروع کیا، نسوانی گٹھلیوں سے جیسے ہی بیبی نے دودھ اپنے منہ میں کھینچتے ہوئے پینا شروع کیا، میرب تڑپ اٹھی تھی، اسے شاید درد ہوا تھا۔ شاہ کی جان، تھوڑا برداشت کرو، تمہارے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ ایک طرف بیبی اپنے منہ سے فیڈ لیتے ہوئے میرب کو سسکا رہا تھا اور دوسری جانب بیبی کا بابا اس کے دل والے مقام پر ہاتھ جمائے اپنی بے باکیاں دکھائے جا رہا تھا۔ میرب غصے سے شاہ کو دیکھ رہی تھی مگر میرب کے غصے کا رومان شاہ پر خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا بیچارے کی جان نکالے ہوئے تھے۔ بیبی تو معصوم تھا، اسے تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، جبکہ بیبی کا بابا اپنی بےتابیوں سے بے چین ہو کر اس کی جان نکالنے پر تلا تھا۔ میرا غصے سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت گھورو، میں تو تمہاری ہیلپ کروا رہا ہوں بیبی کو فیڈ کروانے میں۔ آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ اس کے خوبصورت گہرے گاروں جیسے ڈمپلز دیکھ میرب کچھ دیر کے لیے اپنا درد بھی بھول گئی تھی۔ ماہر کو بیڈ پر بٹھا کر احمد نے ایک باؤل میں گھر کی ملازمت سے پانی اور کاٹن منگوائی تھی۔ ڈاکٹر نے شفا کو پٹیاں کرنے کے لیے کہا تھا۔
आप ही सब महरमा की मैट को बोलते वो कर देगी, और आप मुझे महरमा के रूम में ही छोड़ें। वो बुखार में तपते हुए बमुश्किल बोली, क्यों, मेरे हाथों में क्या छूत की बीमारी लगी जो मेरे छूने से तुम्हें भी लाहक हो सकती है? इसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर उसे बड़ी नरमी से तकिए पर लिटाते हुए बोल रहा था, इसके पांव उठाकर बेड पर सीधे करते हुए इस पर चादर उड़ा दी थी। माही से ज्यादा नहीं बोल सकी थी। बुखार उसे 102 पर था। सर में शदीद दर्द और आंखों के सामने अंधेरा छाया, और आंखें बंद के लेट गई। अहमद इसके पास तकिए वाली साइड पर बैठा हुआ था, पाँव बेड से नीचे लटका रखे थे, बाउल में कॉटन भिगो भिगो कर बार बार इसके माथे पर रखते हुए बुखार की शिद्दत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी देर की मेहनत के बाद माही के बुखार में कमी आने लगी थी। दवा तो वो माही को पहले ही खिला चुका था, और अब ठंडे पानी की पट्टियों से बुखार तकरीबन उतर चुका था। जिस्म ठंडा होने लगा था। माही आंखें बंद किए हुए न जाने कब नींद की आगोश में चली गई थी। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। अमर को भी बहुत नींद आ रही, तो वो भी एक साइड से चादर का कोना उठाते हुए माही के साथ लेट गया था। ऐसा नहीं था कि बेड पर और जगह नहीं थी। इतने बड़े बेड पर वो बिल्कुल माही के साथ होकर लेटा था। और ये सब कुछ अहमद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कर रहा था। दिल जो माही को अपनी दस्तरस में लेना चाहता था। उसे माही अच्छी लगने लगी थी। उसे माही की बेतुकी बातें, बचपना उसे अहमद के नजदीक ले आया था। माही तकिए पर सीधी लेटी हुई थी। अमर इसके साथ लेटकर कुछ देर यूं ही आंखें खोल छत की जानिब देखता रहा। फिर इसने वही किया जो उसका दिल चाह रहा था। पूरे हक से हाथ माही के ऊपर से गुजारते उसे अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में लेकर आंखें बंद कर ली, जैसे कि इसकी आंखें बंद करने से सच्चाई बदल जाएगी। माही गहरी नींद में सो रही थी। माही की मोहब्बत अहमर के दिल पर दस्तक दे चुकी थी। अब जितनी मर्जी अहमर खुद पर पाबंदियां आयद कर ले, मोहब्बत अपनी जगह खुद बनाने में कामयाब हो रही थी। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रूम में उठ जाओ। शामिर खाना खत्म करके कुर्सी से उठते हुए आहिस्ता से मिरहा को बॉल कर गया था। मिरहा जो भी खाने की टेबल पर अपनी सास के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। मलक साहब तो पहले ही खाना खाकर उठ गए थे। इनको कोई ज़रूरी काम था, और शामिर को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। और शामिर का ज़रूरी काम यह था कि उसे आज मिरहा की जान को हल्कान करना था। पिछले 2 ढाई महीनों से इन दोनों के बीच में भी दूरी ही चल रही थी। मीरब की तबीयत खराब होना, मीरब का कोमा में चले जाना, इसके बाद मीरब की बेबी की जिम्मेदारी, इन सब के दरमियान शामिर बहुत दिनों से मिरहा से दूर था। आज बेबी फाइनली अपने माँ बाप के पास जा चुका था, और माशाल्लाह मीरा बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा चुकी थी। ऐसे में वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहता था। इसी खुशी के लिए उसे अपनी मिरहा की जरूरत थी। इसीलिए वो जाते हुए मिरहा को आहिस्ता से ऑर्डर देकर गया था। जानती तो मिरहा भी थी कि आज एसीपी साहब के तेवर सुबह से खराब नजर आ रहे थे। अब तो जनाब वाजे सिग्नल देकर जा चुके थे। इतनी आहिस्ता आवाज में उठते हुए इस अंदाज से मिरहा को बोलकर गया था कि सामने बैठी उसकी वालदा बिल्कुल सुन नहीं सकी थी। मिरहा की सास का भी और बातें करने का मूड था, तो मिरहा बेचारी उठकर कैसे जाती। और दूसरी तरफ इसके दिल में भी हलचल मची हुई थी कि शामिर इसका वेट कर रहा है। अपनी सास को बीच में छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी, जो इतने प्यार से बैठी हुई छोटी छोटी बातें सुना रही थी। मिरहा की बच्ची, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? कितने दिन हो गए मुझे तुम्हारे करीब आए हुए, अब भी तुम बैठी हुई हो, मामा से गप्पे लगा रही हो। 2 मिनट से पहले रूम में आओ। मिरहा के मोबाइल पर शाहमीर का धमकी भरा मैसेज आया था। मीर, मामा मेरे पास बैठी है, इनका बातें करने का मूड है, मैं कैसे इनकी बातों को बीच में छोड़कर आ सकती हूँ। मिरहा ने बातों के दरमियान एक मैसेज टाइप करके भेजा था, मुझे नहीं पता, कोई भी बहाना बनाओ, मुझे अगले 2 मिनट में तुम रूम में चाहिए हो। 15 मिनट हो गए तुम्हारा वेट करते। मिरहा के मोबाइल स्क्रीन पर एक और मैसेज जगमगाया था। बेटा, कोई ज़रूरी मैसेज आ रहे हैं तो आप आराम से बात कर लो, मुसलसल मैसेज पर जवाब देते हुए देख इसकी सास ने कहा था। नहीं मम्मी, कोई ज़रूरी मैसेज तो नहीं, बस मीर को शायद कोई फाइल नहीं मिल रही, तो वो इस बारे में पूछ रहे थे। मिरहा ने जल्दी से बहाना बनाया था। मिरहा की सास एक अक्लमंद औरत थी। इस वक्त इनकी कौन सी फाइल नहीं मिल रही होगी, वो अपने बेटे से बखूबी वाकिफ थी। जानती थी कि इस वक्त उसे अपनी बीवी नामी फाइल की अशद ज़रूरत है। बेटा, आप जाओ और इसको फाइल ढूंढ कर दो, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली और टेबल से उठ खड़ी हुई थी। मिरहा भी जल्दी से टेबल से उठकर अपने रूम की जानिब चल दी थी। तो मेरे प्यारे डस, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको रुमान शाह का सीज़न 2 चाहिए या नहीं। अगर आप कहेंगे कि सीज़न 2 चाहिए, और ये वैसे ये नॉवल कंप्लीट होने वाला है, कुछ एपिसोड्स रहती हैं इसकी, और अगर आप कहेंगे कि सीज़न 2 भी अपलोड करूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कहने के मुताबिक सीज़न 2 भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।